प्रैक्टिकल अरिथमेटिक एंड स्टैटिस्टिक्स का 3.2 पार्ट पढ़ेंगे जो कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन है। मैं ऑलरेडी 3.1, 3.3 एंड 3.4 पे वीडियो बना चुकी हूँ। तो आज हम स्टार्ट करेंगे 3.2 दैट इज़ रेशियो एंड प्रोपोर्शन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। As we know, ratio is a comparison of two quantities by division। इसका मतलब है कि रेशो जो होती है वो कंपैरिजन होता है, यानी कि उसमें हम कंपेयर करते हैं दो नंबर को, दो क्वांटिटीज़ को, किससे? डिवीजन से। देखते हैं। इसमें आप फर्स्ट एग्जांपल की तरफ ध्यान देना। ये नंबर 1 पे जो लिखा हुआ है, राम इज़ 25 ईयर ओल्ड एंड हिज फादर इज़ 50 ईयर्स ओल्ड। अब हम इसको कैसे लिखेंगे देखना। As we know, ratio is a comparison of two quantities by division। यानी दो quantities के बीच में जो comparison होता है with the help of division, उसको बोलते हैं हम ratio। ऑलरेडी इस एग्जाम्पल में हमें दो नंबर्स दिए हुए हैं। एक है 25 जो कि एज है राम की और उसके फादर की एज है 50। तो 50 बाय 25, इसको हम लिख सकते हैं 50/25, जो कि आंसर हमें मिलेगा 2:1। देखिए राम की एज थी 25, उसके फादर की थी 50। तो हमने उनको कंपैरिजन करा है विद द हेल्प ऑफ डिवीजन, क्योंकि हम रेशो पढ़ रहे हैं। तो आंसर हमारे पास आया 2:1। इससे हम ये समझते हैं द रेशियो एग्जिस्टिंग बिटवीन द एज ऑफ फादर एंड द सन इज 2:1। तो हमारे पास रेशियो निकल गया 2:1। तो जो एज ऑफ फादर है, द एज ऑफ फादर इज ट्वाइस, या फिर हम बोल सकते हैं इज डबल। द एज ऑफ फादर इज डबल द एज ऑफ द सन, यानी बेटे की एज जो 25 है उसके डबल हैं उसके फादर इन टर्म्स ऑफ एज। तो इससे हमें समझ आता है कि फादर डबल हैं एज में अपने बेटे से, या फिर हम दूसरी लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि जो राम है वो हाफ अपनी फादर की एज का है। यानी अगर उसके फादर 50 के हैं तो वो उनका हाफ है, दैट इज़ वो 25 ईयर्स का है। जैसा कि आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने पहले 50 लिखा उसके बाद 25 लिखा, इसके पीछे क्या लॉजिक है? इसके पीछे कोई भी लॉजिक नहीं है। हम पहले 25 भी लिख सकते हैं, बाद में 50 भी लिख सकते हैं, या वाइसा वर्सा। और इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं इन्वर्स रेशो, यानी कि इन्वर्स होता है आगे कोई भी आ सकता है, पीछे कोई भी आ सकता है। या तो मैं 50/25 लिखूंगी या मैं 25:50 लिखूंगी, बात सेम है। इसको हम बोलते हैं इन्वर्स रेशो। मतलब हम कैसे भी लिख सकते हैं इन्वर्स करके। ओके, क्लियर? तो जितना भी अभी हमने रेशो के बारे में पढ़ा उससे हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं देखना आप लोग। देखिए फर्स्ट पॉइंट की तरफ, द रेशियो ऑफ वन क्वांटिटी to another represent an abstract number expressing the number of times the former is larger or smaller than the later। इसका मतलब है कि जब हम रेशो करते हैं दो क्वांटिटीज़ के बीच में, हम रेशो निकालते हैं, उससे समझ आता है कि एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी की कितनी बड़ी है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कितनी बड़ी है, डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, बट हमें बस इतना फ़र्क पड़ता है कि एक दूसरे की कितनी बड़ी है। अब मूव टू द सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट की तरफ ध्यान देना आप लोग। द रेशियो ऑफ एनी नंबर p टू अनदर नंबर q कैन बी एक्सप्रेस p डिवाइडेड बाई q या p/q और p.q, जो कि हमारा रेशियो का सिंबल होता है। पर हम रेशियो को कैसे भी लिख सकते हैं। हम रेशियो को देखना, हम रेशियो को ऐसे भी लिख सकते हैं, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं और इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। लेकिन हम उसको किस फॉर्म में बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे p/q। ये जो आपको दिख रहा है p/q, इस फॉर्म में हम उसको बोलेंगे। कोई भी रेशो को हम बोलते हैं p/q। सो लेट्स मूव टू द थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट हमारा बताता है अ रेशियो 1/2 डज नॉट इम्प्लाई दैट फर्स्ट टर्म इज 1 एंड द सेकेंड टर्म इज 2।
इट सिंपली इम्प्लाइज दैट द सेकेंड टर्म इज ट्वाइस द फर्स्ट। इसका ये मतलब है कि हम 1/2 लिखते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि जो हमने 1 लिखा वो पहला है और 2 लिखा वो सेकेंड नंबर पे, नहीं। जैसे हमने एग्जाम्पल में देखा, हमने 50/25 लिखा, 50:25 लिखा। इसका ये मतलब नहीं है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि 50 पहला टर्म है, 25 सेकेंड। इसका ऐसा कोई मतलब नहीं है। इसका बस इतना मतलब है कि वो उससे 2 साल बड़ा है, वो उसके हाफ है। जो भी आंसर आता है ना, ऊपर नीचे से फ़र्क नहीं पड़ता, बस उससे हमें कंक्लूजन ड्राइव करना होता है। अब फोर्थ पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। फोर्थ एंड फिफ्थ पॉइंट की तरफ ध्यान देना। फोर्थ पॉइंट कहता है द वैल्यू ऑफ अ रेशो रिमेन द सेम इफ बोथ ऑफ इट्स टर्म आर मल्टीप्लाई और डिवाइडेड बाय द सेम क्वांटिटी, बट वो ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, दैट इज़ नॉन ज़ीरो। और फिफ्थ पॉइंट कहता है द रेशो क्यू अपॉन पी टी टी इज द इनवर्स ऑफ द रेशो पी बाई क्यू। इसको हम अभी समझते हैं एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ। देखिए, 4 पॉइंट कह रहा था कि वैल्यू जो है हमारी रेशो की, सपोज हमने एक रेशो ली ए बाय बी, इनकी वैल्यू जो है वो सेम रहेगी अगर हम इन्हें एक सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें। जैसे हमने कोई सेम नंबर लिया के, हम एग्जांपल ले रहे हैं, नीचे भी हमने सेम नंबर लेना है के, जो हमने ऊपर लिया है नीचे भी वही। अगर हम उसको इसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि ऊपर क्या था ए, नीचे हमने क्या लिया बी, तो आंसर हमारा फिर भी A/B ही रहेगा। ये बताना चाह रहा है फोर्थ पॉइंट। और फिफ्थ पॉइंट कह रहा है कि जैसे A/B है, अगर हम उसे B/A लिखते हैं तो वो हो जाता है हमारी इन्वर्स प्रोपोर्शन। ये हमने कंक्लूजन्स ड्राइव करे हैं, यही पॉइंट्स थे जो आपको इन 5 पॉइंट्स में समझाया गया है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं, जो कि है डिस्टिंक्शन बिटवीन फ्रैक्शन एंड रेशो, यानी कि फ्रैक्शन और रेशो के बीच में क्या डिफरेंस होता है, कि क्यों अलग है। फर्स्ट पॉइंट, रेशो बिटवीन टू क्वांटिटीज़। रेशो दो क्वांटिटीज़ के बीच में है, एग्जांपल P एंड Q एक्सप्रेस्ड इन देयर ओन लैंग्वेज ऑफ फ्रैक्शन सच एज P/Q। मतलब फ्रैक्शन में तो बस हम P/Q ही लिख सकते हैं, लेकिन रेशो में हम 3 टाइप्स पढ़े थे ऊपर भी, यहाँ पे आप देख रहे होंगे। ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान देना आप लोग, ऐसे भी लिख सकते हैं, और हम लिख सकते हैं ऐसे भी। बट जो फ्रैक्शन होता है उसको हम सिर्फ P/Q की ही फॉर्म में लिख सकते हैं। ये फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट डिफरेंस है हमारे फ्रैक्शन और रेशो के बीच का। सेकेंड डिफरेंस इज रेशो कैन इफेक्टिवली यूज्ड फॉर कंपेयरिंग नॉट सिमिलर ऑब्जेक्ट और क्वांटिटीज। इसका ये मतलब है, जैसे कि हमने 2 पर्सन्स लिए थे, मैं आपको पहले वाले एग्जाम्पल से ही समझाऊंगी। नॉन सिमिलर, राम एंड हिज फादर आर नॉन सिमिलर ऑब्जेक्ट्स और पर्सन वी कैन से, ठीक है। तो हम उनके बीच में रेशो निकालते हैं। रेशो में हम 2 नॉन सिमिलर लोगों को, ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर करते हैं, लेकिन फ्रैक्शन में हम सेम ऑब्जेक्ट को कंपेयर करते हैं। जैसे कि देखना आप लोगों ने देखा ही होगा कि हम फ्रैक्शंस में क्या निकालते हैं। स्क्रीन की तरफ देखना आप लोग। फ्रैक्शन में हम एक देखते हैं कि हमारे पास सपोज एक बॉक्स है, उसमें 4 पार्टीशन है। उन पार्टीशन में से एक पार्टीशन फिल है, या फिर हम कह सकते हैं 2 पार्टीशन फिल है। तो इसमें क्वांटिटी एक ही ली गई है, सिमिलर भी नहीं कहेंगे बल्कि सेम। उसमें हमने उसको हम लिखते हैं, उसके बीच में हम कंपैरिजन करते हैं या उसको यूज़ करते हैं। लेकिन जब हम रेशो यूज़ करते हैं तो उसके बीच में हम अलग अलग को लेंगे। जैसे कि हमने एक लिया था राम, एक अलग है, और उसका फादर वो अलग है। तो ये सेकंड डिफरेंस होता है रेशो और प्रपोर्शन का, रेशो एंड फ्रैक्शन। थर्ड डिफरेंस इज रेशियोज कैन यूज 0 एज द सेकेंड एंट्री। इसका मतलब है रेशो में आंसर 0 आ सकता है, लेकिन फ्रैक्शन में हमारा आंसर 0 नहीं आ सकता। एंड द फोर्थ इज, आप लोगों को फोर्थ में करके बताऊंगी। पहला हम देखेंगे रेशो में। सपोज हमने रेशो में लिखा कि 12 मैचेस में से टीम ए ने 6 मैच जीते। डे वन में 12 मैच हुए, उन्होंने 6 जीते। और डे 2 में
7 मैच जीते 12 में से, ये रेशो हैं। इनको हम प्लस करेंगे तो हमारे पास 13/24 आएगा। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, रेशोज़ को हम ऐड कर सकते हैं, लेकिन फ्रैक्शन है जैसे कि 6/12, अगर ये एक फ्रैक्शन है तो इसको हम प्लस नहीं कर सकते, इसको हम प्लस नहीं कर सकते। ये डिफरेंस है हमारा लास्ट डिफरेंस फ्रैक्शन और रेशोज़ के बीच का। सो मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ मेथड्स फॉर कंप्यूटिंग रेशोज़। इसमें हम देखेंगे दो मेथड्स जिससे हम रेशो को कंप्यूट करते हैं। फर्स्ट मेथड इज़ यूनिट मेथड। आप लोग देखना, आपको दिख रहा। सो पहला मेथड है हमारा यूनिट मेथड। इस मेथड में जो रेशोज़ होती हैं उनका एक स्केल सेम होता है। जैसे कि अब इस एग्जांपल से हम समझेंगे। इस एग्जांपल में लिया है कि एक होंडा कार कैन ट्रैवल 240 किलोमीटर ऑन 10 लीटर्स ऑफ पेट्रोल, वेयर एज अ BMW कैन ट्रैवल 180 किलोमीटर इन 10 लीटर ऑफ पेट्रोल। और क्वेश्चन है विच ऑफ दीज कार गिव बेटर आउटपुट। इसका मतलब क्वेश्चन में बोला गया है कि होंडा कार जो है वो 240 किलोमीटर चलेगी 10 लीटर पेट्रोल पे, और BMW कार 180 किलोमीटर चलती है वही 10 लीटर पेट्रोल में। तो कि कौन सी कार बेटर होगी अगर हम देखें तो देखिए होंडा कार जो है और BMW कार। होंडा कार तो चलेगी हमारी 240 किलोमीटर 10 लीटर पेट्रोल में, यहाँ 10 सेम है दोनों में, पेट्रोल की क्वांटिटी हमें सेम दी गई है। लेकिन एक BMW कार कितनी चलेगी 180 किलोमीटर। तो अगर हम 240:10 करेंगे तो हमारे पास आंसर कुछ ऐसा आएगा, देखना आप लोग 240:10 करेंगे तो आंसर आएगा 24:1, और 180/10 करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 18:1। इसका मतलब है हेयर 24 इज ग्रेटर देन 18। जैसे कि आप लोग जानते हो 24 है ग्रेटर देन 18, देयरफॉर होंडा कार इज सेट टू परफॉर्म बेटर देन अ BMW कार। तो इससे हम ये कंक्लूजन डिराइव करते हैं। सेकेंड मेथड इज़ कॉमन मल्टीपल मेथड। कॉमन मल्टीपल मेथड से ही हमें समझ आता है कि इनका एक मल्टीपल कॉमन होना चाहिए। जैसे कि यूनिट मेथड में हमने देखा था कि एक डिजिट सेम थी, जो हमने पेट्रोल का एग्जांपल लिया था उसमें 10 लीटर पेट्रोल सेम था। लेकिन क्या होगा अगर दोनों डिजिट्स अलग होंगी, उसमें कोई कॉमन ही नहीं होगा। तो उसे निकालने के लिए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। रीटा वॉन, यहाँ पे आप देखना ये एग्जाम्पल मैं समझा रही हूँ। Rita won 16 of 20 games of badminton played in the same season, while Preeti won 18 games of 25 games of badminton played in the same season. Tell which of them performed better. अब हमें नहीं पता कि कौन बेटर खेला कौन बेटर नहीं खेला। क्यों? क्योंकि इन दोनों की तो मैचेस प्लेड ही अलग हैं। तो हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आप लोग देखना, देखिए रीटा ने कितने मैचेस खेले थे, 16 मैचेस खेले थे आउट ऑफ 20। तो उसको हमने एक रेशो में लिख दिया 16/20। और प्रीति ने कितने खेले थे, 18 आउट ऑफ 25, जिसको हमने लिखा 18/25। अब हम क्या करेंगे, हम लेंगे 20 और 25 का एलसीएम लेने के बाद हमें मिलेगा आंसर 25। 20:25 का एलसीएम, आप लोगों को तो एलसीएम निकालना आता होगा, तो 100 आएगा हमारे पास आंसर। अब इस 100 निकालने के बाद आप लोगों को अगर सेपरेट वीडियो चाहिए कि हमने एलसीएम कैसे निकालते हैं या फिर हमें आंसर कैसे मिलता है, तो आप मुझे बता दीजिएगा। बट मैं अभी होप कर रही हूँ कि आप लोगों को आता है। तो उसके बाद हमें पता चलता है कि जो रीटा है उसकी रेशो आई 80/100 और प्रीति की रेशो आती है 72/100। 100 यहाँ पे हमने एलसीएम से निकाला है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना। इससे हमें पता चलता है कि रीटा परफॉर्म्ड बेटर इन विनिंग द मैच ड्यूरिंग द सेम सीजन। तो ये था हमारा रेशो का चैप्टर। अब हम आएंगे मूव टू द ओके। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रपोर्शन। प्रपोर्शन इज अ स्टेटमेंट दैट टू रेशोज आर इक्विवेलेंट। प्रपोर्शन एक ऐसी स्टेटमेंट होती है वो जो दिखाती है कि जो दो रेशोज हैं वो एक दूसरे के कैसे इक्वल है। अब हम प्रपोर्शन का जो कॉन्सेप्ट है एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे। आप लोग देखना, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि एक प्लेन जो है वो 750 किलोमीटर्स चलता है। प्लेन चलता है 750 किलोमीटर, कितने आवर्स में? 3 आवर्स में चलता है वो।
तो अब हमें निकालना है कि वो कितना किलोमीटर चलेगा 7 आवर्स में, 7 आवर्स में। तो इसको निकालने के लिए हम लिखेंगे 750 किलोमीटर वो कितने में चलता है, 3 आवर्स में। प्रपोर्शन से निकलेगा, ये ध्यान रखना। अब हमें नहीं पता कि वो कितना किलोमीटर चलेगा, तो हम उसको लेंगे x, कितने आवर्स में, 7 आवर्स में। अब ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, 750 will be multiplied with 7 and 3 will be multiplied with x and we will get 3x. On multiplying 750 with 7 we will get 5250 और इधर हमारे पास है 3x। 3 को हम इधर ले आएंगे डिवीजन में, तो हमें मिलेगा आंसर 1750। सो इससे हम ये समझते हैं कि जो दो रेशोज़ होती हैं, ए और बी ले ली, सेकंड सी और डी ले ली, जो प्रपोर्शन होता है वो कैसे एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं, ये रेशोज़ वो बताता है। प्रपोर्शन बताता है कि दो रेशोज़ एक दूसरे के कैसे इक्विवेलेंट है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रपोर्शन। मैं आपको एक छोटे से मीनिंग बताऊंगी, आपको समझ आ जाएगा। डायरेक्ट प्रपोर्शन मतलब एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ भी बढ़ेगी, यानी एक क्वांटिटी बढ़ेगी तो दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ेगी। और इन्वर्स प्रपोर्शन मतलब एक क्वांटिटी सेम रहेगी लेकिन दूसरी क्वांटिटीज़ बढ़ती जाएंगी। अब हम इसे समझेंगे एक एग्जांपल के थ्रू। यानी हमने इसमें देखिए दो चीज़ें ली हैं, फर्स्ट इज़ डिस्टेंस, सेकंड इज़ ब्राइटनेस। अब हम फर्स्ट एग्जांपल में आपको बता रही हूँ डायरेक्ट प्रपोर्शन का। डायरेक्ट प्रपोर्शन में देखिए जितना डिस्टेंस बढ़ता जाएगा उतनी ब्राइटनेस कम होती जाएगी, यानी एक चीज़ बढ़ रही है दूसरी घट रही है, लेकिन बढ़ और घट दोनों चीज़ें रही हैं। जितना हम दूर जाएंगे उतनी हमारी ब्राइटनेस कम होती जाएगी। ये है हमारा डायरेक्ट प्रपोर्शन, यानी अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी कम हो या बढ़े इससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन दोनों चीज़ें बढ़ या घटनी चाहिए। एक चीज़ कांस्टेंट नहीं रहनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि दूर जाओ या पास जाओ ब्राइटनेस सेम रहेगी या ब्राइटनेस बदलती रहेगी, डिस्टेंस से फ़र्क नहीं पड़ता। नहीं, चेंजेस दोनों चीज़ों में आनी चाहिए। ये होती है डायरेक्ट प्रपोर्शन। नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देखिए, इन्वर्स प्रपोर्शन का मैं आपको एग्जाम्पल समझा रही हूँ। ये आपको दिख रहा होगा, ये एक बियर, ये हमारा यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा, लेकिन सेकंड पर्सन जो है, जो कि ये रेड है, ये चेंज होगा। उसके बाद इसका नंबर है, यानी कि एक चीज़ हमारी सेम रहेगी लेकिन दूसरी बढ़ेगी या घटेगी। तो इन्वर्स प्रपोर्शन होता है कि एक चीज़ कांस्टेंट रहेगी और दूसरी कम या ज़्यादा होगी। तो ये था हमारा डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रपोर्शन। अब हम लास्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। सो हमारा लास्ट टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ रेशियोज़ एंड प्रपोर्शंस इन आवर डेली लाइफ। यहाँ पे बुक्स वालों ने मिस्टेक कर रखी है, इट्स नॉट प्रॉब्लम, इट्स प्रपोर्शन। तो हम ये कहाँ अप्लाई करते हैं डेली लाइफ में, कहाँ कहाँ अप्लाई होती है। तो फर्स्ट इज़ मनी ट्रांजेक्शन पे। जैसे हम मनी ट्रांजेक्ट करते हैं, यानी एक को मनी देते हैं, तो मॉनेटरी यूनिट्स को कंपेयर करने में, सपोज जैसे इसमें एक एग्जांपल दे रखा है, ऋषभ ने 12 ऑरेंजेस खरीदे 84 में और 8 एप्पल्स खरीदे 64 रुपीज़ में, तो क्या ज़्यादा महंगा पड़ा। तो ये हम सब निकालेंगे रेशियो एंड प्रपोर्शन के थ्रू। रेसिपीज़ बनाने में, जैसे कि हमने अगर ½ kg फ्लोर लिया तो उसमें हम कितना सॉल्ट डालेंगे, ऐसे ऐसे एक एग्जांपल है। स्केल्स एंड स्केलिंग्स, इसका मतलब है मैप्स पे लाइन ड्रॉ करने के लिए रेशियो और प्रपोर्शन का हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं उस चीज़ में। नेक्स्ट इज चेंजिंग बिटवीन यूनिट्स, इसका मतलब है लेंथ, विड्थ, टाइम, डिस्टेंस, इन सबको मेजर करने के लिए हम रेशियो एंड प्रपोर्शन का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। एंड द लास्ट इज सीकिंग को रिलेशन विद द अदर टॉपिक्स, इसका ये मतलब है अदर टॉपिक से हम को रिलेट करने के लिए कि वो एक दूसरे से कैसे रिलेटेड हैं, एक टॉपिक दूसरे से, ठीक है, उसमें कितना एक्सपीरियंस है, एक सब्जेक्ट दूसरे से कितना सिमिलर है, उसको हम कंपेयर करने के लिए रेशियो एंड प्रपोर्शन का यूज़ करते हैं। सो आज हमने पढ़ा रेशियो एंड प्रपोर्शन, जो कि 3.2 यूनिट 3 की 3.2 टॉपिक था। तो होप है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड कमेंट कर दीजिएगा। कोई क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।